हेलो बच्चों, मेरा नाम है अंशुल गुप्ता और हम लोग आज वेक्टर्स चैप्टर में मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स दो तरह का होता है। ओके, एक तो होता है डॉट प्रोडक्ट या जिसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। तो सर इसको स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि बच्चों अगर दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन एक स्केलर क्वांटिटी बन रही है तो उसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। सर ऐसा कैसे पॉसिबल है? अरे तुमने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और आज की तारीख में तुमको पता है कि सर वर्क तो स्केलर क्वांटिटी होती है जबकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर क्वांटिटीज होती है। तो क्या इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ दो वेक्टर्स के मल्टीप्लाई होने से एक स्केलर क्वांटिटी बनना पॉसिबल है। जब भी ऐसी सिचुएशन होगी तो हम लिखेंगे वर्क W इज इक्वल्स टू फोर्स इज F वेक्टर डॉट डॉट प्रोडक्ट के लिए डॉट यूज करते हैं, डॉट डिस्प्लेसमेंट इज S वेक्टर। तो क्लास 11th में जब हम वर्क पढ़ेंगे तो हम वर्क को फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? वर्क इज इक्वल्स टू F डॉट S वेक्टर। ये डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। तो डॉट प्रोडक्ट कब करेंगे? जब दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है? स्केलर क्वांटिटी आ रही है। ठीक है, कैसे करेंगे वो अभी डिटेल में पढ़ेंगे, दोनों को अलग अलग पढ़ाऊंगा। पहले बस दोनों का इंट्रो दे दूं कि दूसरा टाइप क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट कब करेंगे? व्हेन मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जब दो वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन से एक नई वेक्टर क्वांटिटी ही आंसर आ रही है तो हमें क्या करना है? क्रॉस प्रोडक्ट करना है। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक एग्जांपल है बच्चों, एक फिजिकल क्वांटिटी होती है टॉर्क। टॉर्क जो है वो फोर्स और रिलेटिव पोजीशन का फॉर्मूला बच्चों होता है R क्रॉस F। ये R रिलेटिव पोजीशन होती है, ये भी वेक्टर है, फोर्स तो वेक्टर है ही, और इस केस में एक वेक्टर और एक वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन क्या आता है? एक नया वेक्टर। तो अगर दो वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन से स्केलर बनना है तो डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, और दो वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन से नया वेक्टर आना है तो क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। तो हमें ये दोनों अलग अलग सीखने हैं, एक साथ नहीं सिखाऊंगा। पहले डॉट प्रोडक्ट सिखाऊंगा फिर क्रॉस प्रोडक्ट सिखाऊंगा। लेकिन शुरू करने से पहले यू शुड राइट दिस डाउन, क्योंकि ये आपको हमेशा याद दिला देगा कि दो तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं और हमें दोनों सीखने हैं। ठीक है बच्चों, ये नोट डाउन कर लिया होगा। आप समझदार हो, पॉज करके फटाफट नोट डाउन कर लेते हो। आई विल नॉट वेट, क्योंकि अगर वेट करूंगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। ठीक है, तो शॉर्ट में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। पहले हम लोगों को पढ़ना है डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट को समझो कि डॉट प्रोडक्ट किसी ने कैसे सोचा होगा। तो लेट्स से हमारे पास एक ब्लॉक रखा है M और इसको एक फोर्स से हम मूव कर रहे हैं। ये फोर्स हमने लगाया, और जब हमने फोर्स लगाया तो डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में नहीं है, किसी और डायरेक्शन में। भाई हर चीज का डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में नहीं होता, वो किसी और डायरेक्शन में मूव कर रही थी, फोर्स कहीं और लगा, वो घूमते हुए किसी कर्व पाथ में जा रही है। तो इस केस में फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है, तुम्हारा फोर्स इस तरफ है, लेकिन बाकी के फोर्सेस भी है, नीचे ग्रेविटी है, ऊपर नॉर्मल है, वगैरह वगैरह। तो उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो आगे की तरफ हो रहा है। तो अब किसी ने सोचा कि इस फोर्स का वर्क डन निकालना है। वी हैव टू कैलकुलेट वर्क डन बाय फोर्स। तो फिर दिमाग में बात आई कि भाई ये जो फोर्स लग रहा है, ये अगर थीटा डिग्री पर लग रहा है
तो और इसका मैग्नीट्यूड f है, तो हम इसके दो कंपोनेंट लिख सकते हैं। एक आगे की तरफ कंपोनेंट कितना होता है बच्चों, cos f cos थीटा, बेस हमेशा कितना आता है, f cos थीटा। और एक ऊपर की तरफ कंपोनेंट, ये कितना आता है, f sin थीटा। अगर तुमने कंपोनेंट वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो सबसे जरूरी वीडियो है वेक्टर्स की, वो जरूर देख लेना। तो अगर कोई वेक्टर थीटा डिग्री पर है तो उसका x कंपोनेंट है f cos थीटा और y कंपोनेंट है f sin थीटा। तो अब ये बताओ, जो इस फोर्स ने वर्क किया तो इसके कौन से कंपोनेंट ने आगे खिसकाया, आगे वाले फोर्स ने या ऊपर वाले फोर्स ने? तुम बोलोगे ऑब्वियस सी बात है सर कि वर्क तो f cos थीटा नहीं किया। तो अगर f cos थीटा ने वर्क किया तो f sin थीटा का तो कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं हुआ। तो वर्क डन क्या आना चाहिए, जो हम लिखते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। छोटी क्लासेस में तो ये चल जाता था, लेकिन अब ये नहीं चलेगा। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट की जगह हमें सोचना पड़ेगा कि भाई ये फोर्स का तो सिर्फ f cos थीटा ही वर्क डन कर रहा है, उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है s। तो फिर वर्क डन कितना आया, fs cos थीटा। तो कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करना था ना, तो बोलोगे तुम कि अब से हम इसको फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे f डॉट s। और f डॉट s का हम मीनिंग बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा। हियर थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो फिर यहीं से शायद पहली बार किसी ने डॉट प्रोडक्ट के बारे में सोचा होगा कि डॉट प्रोडक्ट अगर दो वेक्टर्स का करना है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर, तो व्हाट वी नीड टू डू इज पुट मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इनटू cos थीटा, जिसको बच्चों शॉर्ट में हम क्या लिख देंगे, a डॉट b वेक्टर इज ab cos थीटा। तो समझना a इंटू बी इंटू cos थीटा। इसके आगे कोई डायरेक्शन i कैप j कैप k कैप नहीं आएगा, i कैप j कैप k कैप कुछ नहीं आएगा। ओके, क्यों? क्योंकि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, एक स्केलर क्वांटिटी आती है। इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, एक स्केलर आएगा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के केस में वो स्केलर होता है वर्क, किसी और का डॉट प्रोडक्ट होगा तो कोई और क्वांटिटी आएगी। कुछ और एग्जांपल है, जैसे फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट पावर होता है, लेकिन ये भी हम आगे पढ़ेंगे, अभी हमने वो सब क्वांटिटी पढ़ी नहीं है तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन इतना जरूर बता देंगे कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, दो वेक्टर्स का इस तरह का मल्टीप्लिकेशन जिससे आंसर एक स्केलर क्वांटिटी आए। इसमें सब नंबर्स ही नंबर्स हैं, कोई डायरेक्शन नहीं है, सब मैग्नीट्यूड ही मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं है। सो दिस विल बी अ स्केलर क्वांटिटी। आई बात समझ में? ठीक है, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करना बहुत ही आसान हो गया, क्योंकि सिंपली आपको a डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा करना है। तो फटाफट इसको नोट डाउन करो। ठीक है, यहां से हमने वी गेट अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस। ठीक है, अगर कोई बोले कि पहली बार किसी को आइडिया कैसे आया होगा डॉट प्रोडक्ट का, तो वो इससे आया होगा वर्क डन कैलकुलेट करते टाइम। ठीक है, तो इसको फटाफट नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं, इसको कुछ यूज करके देखते हैं। ओके बच्चों, ये नोट डाउन कर लिया आपने फटाफट। आपको फॉर्मूला पता है अब डॉट प्रोडक्ट का, है ना? तो इसका फिजिकल मीनिंग समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट का क्या है कि फॉर्मूला तो सब लोग बहुत आसानी से याद कर लेते हैं, ए बी कॉस थीटा। उसका फिजिकल मीनिंग समझने की कोशिश करो तो वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट एंड इट्स फॉर्मूला। ठीक है, तो लेट्स से एक बड़ा सा ब्लॉक रखा है यहां पर और ये हो तुम। ठीक है, दिस इज यू, और तुम इस ब्लॉक को आगे धक्का देना चाह रहे हो। तुमने आगे फोर्स लगाया F1। ठीक है, ये तुम्हारा दोस्त है, ये नहीं चाहता कि ब्लॉक आगे जाए और ये इसके आगे खड़ा हुआ है अपनी पीठ टिका के इस पर, और ये नहीं चाहता कि ब्लॉक आगे जाए। तो ये पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा है F2।
और ये एक तुम्हारा नालायक दोस्त है जिसको कोई मतलब नहीं है कि तुम दोनों क्या कर रहे हो, वो बस डब्बे के ऊपर खड़ा है और डब्बे को नीचे की तरफ प्रेस कर रहा है विद अ फोर्स F3। ठीक है, लेट्स से तुम बहुत ताकतवर हो और तुमने इस डब्बे को आगे खिसका दिया विद डिस्प्लेसमेंट S डिस्टेंस से आगे खिसका दिया एकदम स्ट्रेट लाइन में, तो डिस्प्लेसमेंट भी S ही है। तो ऐसे में अगर कोई बाहर का बंदा आके पूछे कि किसने ये ब्लॉक मूव किया, तो तुम बोलोगे मैंने किया ऑफ कोर्स। तो बोलेगा ठीक है, इसका मतलब तुम्हारा वर्क डन जो है, वर्क डन W1 किसका है, तुम्हारा वर्क डन, वो कैसा होना चाहिए, तुम्हारा कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव होना चाहिए। पर अगर तुम्हारे दोस्त ने कुछ हेल्प करी क्या, F2 ने, इस वाले ने, तो बोलोगे कि सर ये F2 वाला जो बंदा है जो पीछे फोर्स लगा रहा है, इसका तो नेगेटिव कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। मैं आगे मूव कर रहा था और ये मुझे रोकने की कोशिश कर रहा था, तो इसका वर्क डन कैसा आना चाहिए, नेगेटिव। और फिर कोई बोले कि इस भाई का कोई कंट्रीब्यूशन है, ये जो ऊपर खड़ा है हीरो W3, तो तुम बोलोगे कि सर इसने ना तो मेरी हेल्प करी और ना मेरे को अपोज किया, ये बस फालतू डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। तीसरे वाले का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, 0। स्पेशली अगर ग्राउंड जो है कैसा है, स्मूथ है, फ्रिक्शन की अभी बात नहीं करनी हमको, स्मूथ ग्राउंड पर है, तो भाई तीसरे वाले का तो कोई इफेक्ट ही नहीं है मोशन पे। ठीक है, तुमने मोशन किया, तुम्हारे एक दोस्त ने मोशन को होने से रोका और तुम्हारे तीसरे दोस्त ने कुछ नहीं, फालतू में वो बस खड़ा हुआ है ब्लॉक के ऊपर। तो सर 3 अलग अलग रिजल्ट चाहिए, एक के केस में पॉजिटिव चाहिए, एक में नेगेटिव चाहिए, एक में 0 चाहिए। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है, ऐसा तब पॉसिबल है जब तुम इस चीज के समझो कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या है। वर्क डन का फॉर्मूला है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तुम्हारा जब वर्क डन कैलकुलेट करेंगे तो लिखेंगे F1 तुम्हारे फोर्स का मैग्नीट्यूड इंटू S डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस 0 डिग्री। क्यों 0? क्योंकि तुम्हारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, तो उनके बीच कोई एंगल नहीं है, 0 डिग्री। कॉस 0 होता है 1, तो आंसर आएगा प्लस F1S। कॉस 0 होता है प्लस 1, तो आंसर आएगा प्लस F1S। जबकि तुम्हारे दोस्त का वर्क डन कैलकुलेट करने जाए तो आएगा F2 उसके फोर्स का मैग्नीट्यूड इंटू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों? क्योंकि F2 पीछे की तरफ है जबकि डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हुआ है, तो दोनों वेक्टर्स के बीच कितना एंगल है, 180 डिग्री। बच्चों कॉस 180 डिग्री होता है -1, तो इसका वर्क डन आएगा माइनस F2S। और तीसरे वाले का वर्क डन बोलते हैं F3 इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 90 डिग्री, क्योंकि उसका फोर्स नीचे की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट तो आगे की तरफ ही है, तो F3 और डिस्प्लेसमेंट के बीच कितना एंगल है, 90 डिग्री। तो कॉस 90 होता है बच्चों 0, तो तीसरे वाले का वर्क डन 0। तो जब वर्क को ऐसे डिफाइन करेंगे तभी अलग अलग डायरेक्शन के फोर्सेस का वर्क डन अलग अलग आएगा। इसलिए डॉट प्रोडक्ट को समझना जरूरी है कि ये देखने में तो बहुत सिंपल है, A इंटू बी इंटू कॉस थीटा, लेकिन ये समझ में आना चाहिए कि अगर थीटा 0 डिग्री हो जाए, मतलब A वेक्टर एंड B वेक्टर आर पैरेलल, अगर दोनों पैरेलल हैं, थीटा 0 डिग्री है, सेम डायरेक्शन में है दोनों, तो A डॉट बी की वैल्यू आएगी, A वेक्टर डॉट B वेक्टर की वैल्यू आएगी सिंपली प्लस AB, क्योंकि cos 0 कितना होता है, cos 0 डिग्री होता है 1। लेकिन अगर A और B एंटी पैरेलल है, A वेक्टर और B वेक्टर आर ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट बोलूं बच्चों तो भी वही बात है, और एंटी पैरेलल बोलूं तो भी वही बात है। तो अगर A वेक्टर और B वेक्टर एंटी पैरेलल है या अपोजिट डायरेक्शन में है, तो A वेक्टर डॉट B वेक्टर आएगा माइनस AB। और लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट आई थिंक इज, अगर थीटा जो है 90 डिग्री है, इसको तो बच्चों रट लेना, अगर A वेक्टर परपेंडिकुलर है B वेक्टर के,
तो cos 90 कितना होता है 0, cos 90 0 होता है, तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा 0। तो ये तीन वैल्यूज, तीन रिजल्ट तो डॉट प्रोडक्ट के बहुत ही इजी टू रिमेंबर है। तो ये तो आपको एकदम टिप्स पे होने चाहिए। आपने इससे अंडरस्टैंडिंग ली और यहां पर उसको एज अ फॉर्मूला नोट डाउन किया। फटाफट इसको नोट डाउन करो, अभी कहानी बाकी है डॉट प्रोडक्ट की। ओके बच्चों, पॉज करके नोट डाउन कर लिया आपने। डॉट प्रोडक्ट आ रहा है थोड़ा थोड़ा समझ में, ठीक है। हम लोग सीधे डेफिनेशन और थ्योरी पर नहीं जा रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इट। अगर मीनिंग समझ में आ जाएगा तो कहानी बहुत आसान है। अगर डेफिनेशन एनसीईआरटी में आती है तो आप सिंपली क्या लिखोगे, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ स्केलर क्वांटिटी whose magnitude is product of magnitudes of both vectors and the cosine of, cos को बोलते हैं cosine, cos का पूरा नाम होता है cosine ऑफ एंगल बिटवीन देम। और फिर यहां पर फट से फॉर्मूला लिख दोगे, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। दिस शुड बी मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। तो ये आपकी हो गई डेफिनेशन। आपको नोटबुक में लिखनी है, आप ये लिख सकते हो, आपको एग्जाम में लिखनी है, ये लिख सकते हो, लेकिन कॉम्पिटिशन के लिए आपको मीनिंग समझना जरूरी है, ठीक है। तो हम लोग कंपटीशन पर भी साथ के साथ पूरा फोकस रखेंगे। इसको नोट डाउन कर लेना पॉज करके, बहुत ही सिंपल सी बात, जो तब से बोल रहा हूं उसको लिख दिया मैंने वर्ड्स में, ठीक है। अब हमें बात करनी है कि डेफिनेशन तो ठीक है सर, इसकी और क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं और क्या क्या चीजें हैं जो हम यूज कर सकते हैं, तो वो बताता हूं। ठीक है, फटाफट पहले इसको नोट डाउन कर लो, फिर बताता हूं कि और क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं जो हमें पता होनी चाहिए। ओके बच्चों, तो हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। डेफिनेशन तुमको पता है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, पहली है कि इट इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैलकुलेट किया तो वो सेम होगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के, ठीक है, क्योंकि दोनों का ही रिजल्ट क्या आना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। और अगर आप 3 इंटू 5 इंटू 1/2 कर रहे हो तो 5 इंटू 3 इंटू 1/2 में कुछ डिफरेंट नहीं आ सकता, तो इट इज कम्यूटेटिव। इसमें ऑर्डर का कोई रोल नहीं है, आगे पीछे लिखो या पीछे, ओके, ऑर्डर का कोई रोल नहीं है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। सेकंड इज इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का क्या मतलब हुआ, एक सेकंड बताता हूं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मतलब इफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर करना है तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मतलब आप ब्रैकेट को ओपन करके ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर लिख सकते हो। इससे आपका कुछ भी गलत नहीं होगा। मान लो आपको ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर लिखना है तो आप क्या कर सकते हो, पहले ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर ब्रैकेट्स को ओपन कर सकते हो समेशन और सब्ट्रैक्शन में उससे नॉर्मल मैथ्स की तरह ओपन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है, ये तो कॉमन सेंस वाली चीजें हैं। तीसरी है कि अगर आप किसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसी के साथ लेते हो, डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ, तो क्या आएगा, तो बच्चों होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस 0 डिग्री। कोई वेक्टर अपने ही साथ कितना एंगल बनाएगा,
कोई एंगल नहीं बनाएगा, दोनों सेम ही डायरेक्शन में। अगर दो सेम वेक्टर रखे हुए हैं तो उनकी डायरेक्शन सेम है, तो उनके बीच कोई एंगल नहीं होगा। एंगल तो तब होगा ना जब वो उनमें से एक की डायरेक्शन अलग हो। ठीक है, अगर दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम है तो उनके बीच एंगल 0 होगा। तो cos 0 होता है क्या, अब याद कर लो बच्चों, +1। तो ये कितना आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर, जिसे मैं सिंपली a² लिख सकता हूं। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ सेम वेक्टर इज दिस। इसका बड़ा ज्यादा यूज है। इसका क्या यूज है, इसका मतलब अगर मैं आई कैप डॉट आई कैप करूं, ठीक है, आई कैप डॉट आई कैप, यूनिट वेक्टर इन x डायरेक्शन का डॉट प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर इन x डायरेक्शन से करूं, तो ये कितना आएगा, आई कैप का मैग्नीट्यूड होता है 1, दूसरे आई कैप का मैग्नीट्यूड भी 1 इंटू कॉस 0 डिग्री, और वो भी होता है क्या 1, तो आ गया 1। ये बच्चों बहुत काम आएगा। इसका मतलब जे कैप डॉट जे कैप भी क्या लिख सकता हूं 1, और के कैप डॉट के कैप भी क्या लिख सकता हूं 1। दिस विल हेल्प अस अ लॉट व्हाइल यूजिंग डॉट प्रोडक्ट इन यूनिट वेक्टर फॉर्म। जब वेक्टर्स की यूनिट वेक्टर फॉर्म दी होगी तो ये चीज बहुत ज्यादा काम आएगी। इसको लिखा रहने देता हूं, डेफिनेशन हटा रहा हूं, डेफिनेशन लिख ली होगी आपने। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, पहले सारी प्रॉपर्टीज लिख लूं फिर इसका यूज दिखाता हूं, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी है इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। ये हम थोड़ी देर पहले ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर विल बी 0। क्यों 0 होगा बच्चों, क्योंकि इसका फॉर्मूला है ए बी कॉस थीटा, और कॉस यहां पर थीटा कितना है 90, और 90 कितना होता है, कॉस 90 होता है 0। तो इसको भी ध्यान रखना। इसके भी यूजफुल रिजल्ट है, यानी कि आई कैप डॉट जे कैप कितना होगा, एक्स और वाई के बीच कितना एंगल होता है 90 डिग्री, तो आई कैप डॉट जे कैप विल बी 0, जे कैप डॉट के कैप विल ऑल्सो बी 0, एंड के कैप डॉट आई कैप विल ऑल्सो बी 0। इसको ऐसे लिखूं या पलट के लिखूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट विल ऑलवेज रिमेन 0। तो ये दो चीजें हमने करी, इनसे हमें डॉट प्रोडक्ट करने का एक नया तरीका मिलेगा। नया तरीका कैसे है समझना। लेट्स से ए वेक्टर इज 2i कैप प्लस 3j कैप एंड बी वेक्टर इज 5i कैप प्लस 4j कैप, और अब किसी ने बोला इनका डॉट प्रोडक्ट कर दो, तो अब क्या करोगे, a डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i प्लस 3j डॉट 5i प्लस 4j। पहली बार तो आप ऐसे ही करने बैठ जाओगे, ठीक है, बस एक ही बार ऐसे करना पड़ेगा। 2i और 5i का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 10i डॉट i, और आज क्या सीखे हैं, i डॉट i कितना होता है 1, तो अभी नेक्स्ट स्टेप में इसको 1 लिख देंगे। फिर 2 और 5 का हो गया, अब 3 और 4 का, 2 और 5 का हो गया बच्चों, पहले इसका प्रोडक्ट किया अब इसका करेंगे 2 और 4 का, तो आएगा 2 4 8 i डॉट j। ये भी हो गया, आज ही हमने पढ़ा है i डॉट j कितना होता है 0। उसके बाद 3 और 5 का, 3 5 15 j डॉट i, ये भी हो गया, और लास्ट में इसका और इसका 3 4 12 j डॉट j। तो ये कितना आंसर आया 10, क्योंकि i डॉट i की वैल्यू कितनी होती है 1, i डॉट i की वैल्यू i नहीं होती, i डॉट i की वैल्यू 1 होती है, ओके। प्लस i डॉट j की वैल्यू कितनी होती है 0, j डॉट i की वैल्यू भी 0, और फिर लास्ट में 12 इंटू j डॉट j कितना होता है 1। तो बच्चों एक बार तो मेहनत कर ली समझाने के लिए, ये आया 22। अगली बार से क्या करना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करना है, तो आई कैप का कोएफिशिएंट आई कैप के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो, और जे कैप का कोएफिशिएंट जे कैप के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो, और फट से आंसर लिख दो 22। ये तरीका डॉट प्रोडक्ट करने का मच ईजियर है एज कंपेयर टू कौन सा, ए का मैग्नीट्यूड निकालो, बी का मैग्नीट्यूड निकालो, उनके बीच का एंगल निकालो, वो मेथड इसके कंपैरिजन में काफी लेंथी है। तो अगर यूनिट वेक्टर फॉर्म दी है तो डॉट प्रोडक्ट करना हमेशा बहुत इजी रहेगा। तो इसको सीख लेना, और इस पर हमें क्वेश्चंस करने हैं, फटाफट पहले नोट डाउन करो इसको।
ओके बच्चों, द लास्ट पार्ट इज एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट को हम यूज कहाँ कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला यूज तो हम तब से करते ही आ रहे हैं, क्या कि अगर वर्क कैलकुलेट करना है तो हम डॉट प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं, एफ फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, क्वेश्चंस में कई बार डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली गिवन नहीं होता। क्या गिवन होता है कि पहले एक पार्टिकल ए पॉइंट पर था और फिर ए से वो बी पे चला गया। तो ए से बी पे जब गया पार्टिकल, ठीक है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट गिवन नहीं होता बच्चों। क्या गिवन होता है कि इनिशियल पोजीशन क्या थी यानी r1 वेक्टर, और फाइनल पोजीशन क्या थी यानी r2 वेक्टर। तो आई होप आपको पता है कि अगर आपके पास इनिशियल पोजीशन है और फाइनल पोजीशन है तो ध्यान से देखो, पहले पार्टिकल ए पर था और ए से फिर कहाँ चला गया, बी। तो आप इसको समझ सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो होता है आपकी फाइनल पोजीशन माइनस आपकी इनिशियल पोजीशन। सर ये कहाँ से आया, सीधी सी बात है, ध्यान से देखो, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, अगर एक वेक्टर का हेड दूसरे के टेल से कोइंसाइड कर रहा है तो वेक्टर कंप्लीटिंग द ट्राइंगल इज देयर रिजल्टेंट। तो r1 वेक्टर प्लस s वेक्टर किसके बराबर है, r2 वेक्टर, क्योंकि r1 का हेड s के टेल से कोइंसाइड कर रहा है, तो r2 ट्राइंगल को कंप्लीट कर रहा है, तो r2 वेक्टर क्या है, इन दोनों का रिजल्टेंट। आपकी फाइनल पोजीशन हमेशा आपकी इनिशियल पोजीशन प्लस आपका डिस्प्लेसमेंट होगी। तो एक तरीके से बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए फोर्स वेक्टर तो गिवन होता है, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालना पड़ सकता है आपको, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। बस पहले डिस्प्लेसमेंट निकाल लो और फिर वर्क निकाल लो, ये वाले क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे, ठीक है। सेकंड है पावर जो होती है, पावर ऑफ अ फोर्स, इट इज ऑलवेज गिवन बाय एफ डॉट वी, फोर्स डॉट वेलोसिटी वेक्टर। तो वेलोसिटी वेक्टर गिवन होगी, फोर्स वेक्टर गिवन होगा, तो आप पावर भी कैलकुलेट कर लोगे। मुझे नहीं लगता इसमें आपको मेरी ज़रूरत है, पर तीसरे वाले में आपको मेरी ज़रूरत है। क्या, अगर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर गिवन है तो यू कैन कैलकुलेट एंगल बिटवीन देम। दो वेक्टर्स के बीच अगर एंगल निकालना हो तो आप क्या यूज कर सकते हो, डॉट प्रोडक्ट। कैसे कि आपको पता है ए डॉट बी का क्या फॉर्मूला है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। तो अगर आपको किसी तरीके से डायरेक्टली ये मिल जाए, तो सर डायरेक्टली कैसे मिल जाएगा, वही आई कैप जे कैप वाले मेथड से डायरेक्टली अगर ये मिल जाए, ये आप कैसे कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट बाय डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर फॉर्म्स। अगर किसी तरह से आपको ए डॉट भी मिल जाए, अभी एग्जाम्पल करके देखेंगे, तो कॉस थीटा की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। वो तो सर करके दिखाओ, चलो करके देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। लेट्स से ए वेक्टर इज 10 आई कैप प्लस 10 रूट 3 जे कैप एंड बी वेक्टर इज 5 रूट 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप। तो बच्चों पहले तो मुझे बताओ आप, ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा, अंडर रूट 10 स्क्वायर प्लस 10 रूट 3 का स्क्वायर, ये आएगा अंडर रूट 100 प्लस 300, ये आएगा रूट 400 विच इज 20। ऐसे ही बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकाल लो, यह आएगा अंडर रूट 5 रूट 3 का स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, कितना आएगा 75 प्लस 25 रूट 100 यानी 10। तो दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड पता है। और अब दूसरे मेथड से यूनिट वेक्टर वाले से इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल लो। तो ए डॉट बी, अगर यूनिट वेक्टर फॉर्म पता है तो क्या करते हैं, आई कैप का आई कैप से मल्टीप्लाई, तो 10 इंटू 5 रूट 3 हो जाएगा 50 रूट 3 प्लस जे कैप का जे कैप के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई, तो 10 रूट 3 इंटू 5 फिर से कितना हो जाएगा
50√3, ये कितना आ गया 100√3। और अब बच्चों फॉर्मूला यूज कर लो, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए डॉट बी कितना है 100√3 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये आया बच्चों √3/2। यानी थीटा कितना है, इन दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल है 30 डिग्री, क्योंकि cos 30 होता है √3/2। तो इस ट्रिक से आप दो वेक्टर्स के बीच क्या कैलकुलेट कर सकते हो, एंगल भी कैलकुलेट कर सकते हो। समझ में आया? तो फटाफट ये तीनों एप्लीकेशन लिखो, एक और एप्लीकेशन बतानी है, उसके बाद डॉट प्रोडक्ट अपना फिनिश हो जाएगा। ओके बच्चों, लास्ट एंड फाइनल यूज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, लास्ट एंड फाइनल यूज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, कैलकुलेटिंग कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन डायरेक्शन ऑफ अनदर वेक्टर बी। ए वेक्टर का कंपोनेंट बी की डायरेक्शन में चाहिए, तो ए वेक्टर इस तरफ है और बी वेक्टर इस तरफ है, और हम बोल रहे हैं ए का ये वाला कंपोनेंट बताइए, कौन सा कंपोनेंट, जो बी की डायरेक्शन में, ठीक है। तो एक सेकंड के लिए बी की जो भी डायरेक्शन है उसको एक्स मान लो, तो ये ए का एक्स कंपोनेंट है अगर बी इज द एक्स एक्सिस। तो समझाने के लिए किसी भी लाइन को एक्स एक्सिस लिया जा सकता है, उसके परपेंडिकुलर कौन सी लाइन लेनी पड़ेगी, वाई एक्सिस। तो ए का एक्स कंपोनेंट चाहिए और ए का वाई कंपोनेंट चाहिए, ठीक है। तो ए के एक्स कंपोनेंट का जो मैग्नीट्यूड है बच्चों, ये हम तब से पढ़ते आ रहे हैं, अगर ए का मैग्नीट्यूड ए है और एंगल है थीटा, तो एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड होगा ए कॉस थीटा। और आज ही हमने थीटा कैलकुलेट करना सीखा है, तो थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी अपॉन ए बी। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, थीटा निकाल सकते हैं दो वेक्टर्स के बीच इससे, तो ये क्या आ गया, ए डॉट बी अपॉन बी इज कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर, ठीक है। तो आप किसी भी वेक्टर का दूसरे वेक्टर के पैरेलल कंपोनेंट, दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में कंपोनेंट कैसे निकाल सकते हैं, ए डॉट बी अपॉन बी। तो इसको रटने की जरूरत नहीं है, मैंने इसको कभी याद नहीं किया, मुझे पता था ए कॉस थीटा होता है और कॉस थीटा में निकाल लेता था और फिर उसकी वैल्यू यहां पुट कर देता था, ठीक है। एक और चीज थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, ए एक्स वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड तो ए एक्स वेक्टर हम इससे निकालेंगे, और उसकी डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन होगी, बी वेक्टर की डायरेक्शन। तो यहां पे किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बी कैप से। तो जब तुम इसका फॉर्मूला देखोगे बुक में तो बड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, उससे कंफ्यूज मत होना। बी कैप इज नथिंग बट बी वेक्टर डिवाइड बाई इट्स ओन मैग्नीट्यूड। तो फॉर्मूला बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा दिखता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये एक नंबर आएगा इनटू बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। बच्चों मैंने इनको अलग अलग कभी भी एज अ फॉर्मूला यूज नहीं किया, और मैंने सारे क्वेश्चन इसके सही किए होंगे, मुझे लगता है शायद ही कभी कोई गलत हो, याद भी नहीं। तो ए वेक्टर का कंपोनेंट अगर बी के डायरेक्शन में निकालना है तो बस उनके बीच का एंगल निकाल लो, ए कॉस थीटा निकालो, और ए कॉस थीटा का मल्टीप्लाई किससे कर दो, बी वेक्टर की डायरेक्शन से, क्योंकि ए का जो कंपोनेंट बी की डायरेक्शन में है वो डेफिनेटली उसका और बी का यूनिट वेक्टर सेम होगा। आई बात समझ में? और बोले सर ये दूसरा कंपोनेंट निकालना हो, ए वाई वेक्टर निकालना हो, तो क्या करेंगे, तो क्रॉस प्रोडक्ट मत सोचना, अभी तो पढ़ाई नहीं है तो सोच नहीं सकते, तो सोचना ए वेक्टर माइनस ए एक्स वेक्टर, इसमें से ओरिजिनल में से ए एक्स वेक्टर माइनस करोगे तो क्या बन जाएगा, ए वाई वेक्टर, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट ही तो ये वेक्टर है। समझ में आया? तो बस इसके साथ डॉट प्रोडक्ट हमारा खत्म हुआ। क्वेश्चंस पे वीडियो बना पाऊंगा तो बना दूंगा, अदरवाइज यू कैन मूव ऑन टू नेक्स्ट सेक्शन, क्रॉस प्रोडक्ट।